बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं अपना लेसन नंबर 30। पिछले लेसन में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था प्लानिंग स्टेज के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के बारे में। पिछले लेसन में हम लोग ने जब हेडिंग्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेज की ना दो आगे से हमारे पास दो होते हैं पॉइंट्स। हम लोगों ने एक तो ये कि टॉपिक को आउटलाइन करना होता है और दूसरी ये कि हम लोगों ने टॉपिक्स के ऑर्डर को डिटरमिन करना होता है कि हम लोगों ने किस ऑर्डर में टॉपिक्स लिखने हैं। ये आप लोगों का लेसन जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे बता भी दूंगी कि किस किस कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो जब आप लोग प्लानिंग स्टेज में आप लोगों को पता है कि आप लोग एक ब्रॉड लेवल पे ना आप लोग टॉपिक्स को डिटरमिन कर लेते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैंने अपने मैसेज में कौन कौन से टॉपिक्स डालने हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का आ जाता है कि आप लोग आउटलाइन करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आप आउटलाइन कैसे करते हैं कि वो जो ब्रॉड टॉपिक्स आप लोगों ने लिखे होते हैं ना, आप उनके नीचे लिखते चले जा रहे होते हैं कि हाँ मैंने इस टॉपिक के अंदर ये वाले मैंने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सब टॉपिक्स जो है ना वो आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं आउटलाइन स्टेज में। ठीक है, अब जब भी आप लोगों ने आउटलाइन करते हैं ना, वो आप आउटलाइन आप क्यों करते हैं, क्यों आप लोगों के लिए आउटलाइन करना हेल्पफुल होती है, तो इसमें हमारे जो है ना वो 3 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आप लोगों की मैसेज की क्लैरिटी को इंप्रूव कर देती है आउटलाइनिंग। दूसरी बात ये है कि जब आप लिखने बैठते हैं ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, आउटलाइन को देखते हैं कि लिखना ज़्यादा इजी हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी मुख्तलिफ उसमें से कुछ टॉपिक्स पे अगर आप ज़्यादा जोर डालना चाह रहे होते हैं ना, तो उसके लिए भी आप लोगों को हेल्पफुल होता है कि आप उन टॉपिक्स को जो है वो शुरू में लिख देते हैं। ठीक है, बिगनिंग में आप जो भी टॉपिक्स लिखते हैं तो वो ज़्यादा इम्फेटिक होते हैं, ज़्यादा मतलब वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू द मिडल। तो ये जो 3 रीजन है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बाज़ दफ़ा पूछे जा सकते हैं कि केयरफुल आउटलाइनिंग क्यों हेल्पफुल होती है। तो ये 3 रीजन हैं इसके। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है तो हर एक रीजन का जो है ना वो 1 नंबर होता है। अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, आगे है कि आउटलाइन करने के जो आप लोग टॉपिक्स डेवलप करते हैं उनके 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के पेपर में लाजमी आते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, जनरल जो आप लोगों की स्टेटमेंट होती है ना वो आप लोग पहले बता देते हैं। यानी कि जो एक मेन थिंग होती है ना, मेन चीज़ होती है, वो जनरल स्टेटमेंट होती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि थीसिस होते हैं, जो थीसिस क्या होता है, हमारा मेन आइडिया होता है ना, वो क्या होता है, जनरल स्टेटमेंट होती है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या, डायरेक्टली आप लोगों ने पहले अपना मेन पॉइंट बता देना होता है। जनरल स्टेटमेंट आप लोग पहले बताते हैं, बाद में जो स्पेसिफिक सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होती है ना, जो जनरल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही होती है, वो आप लोगों ने बाद में लिखने होते हैं। ये मेथड प्रेफर कब किया जाता है, जब आप लोगों ने गुड न्यूज़ सुनानी हो या पॉजिटिव न्यूज़ सुनानी हो, तो तब तो आप लोग डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में ये बात पूछते हैं बाज़ दफ़ा। तो क्यों आप लोग, क्योंकि आप लोग एक डायरेक्ट जनरल स्टेटमेंट में आप लोग अच्छी न्यूज़ पहले ही सुना देंगे, पहले फिक्रे में ही आप लोग स्टेटमेंट में ही सुना देंगे, तो रीडर क्या होंगे कि जनरली उनके अंदर जो है ना वो एक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उनके फ़ायदे की बात हो रही होगी ना। तो जो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा लेस इंटरेस्टिंग होती है, तो उसको आप लोगों ने फिर बाद में बताना है। ये होता है आप लोगों का डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है जब लोगों ने कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनानी हो, बैड न्यूज़ सुनानी हो, तो उसमें आप क्या कहते हैं, पहले आप लोग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, यानी कि पहले आप लोग जो है ना जितने भी रीजंस होते हैं ना वो आप लोग पहले बताते हैं, और आखिर पे जाके फिर आप लोग जो कंक्लूजन बताते हैं, जो आप लोगों की जनरल स्टेटमेंट होती है वो आप लोग बताते हैं। तो दैट इज अ इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब वो हम लोगों ने देख लिया कि आउटलाइन आप लोगों ने जब करनी है तो आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है कि मैं डायरेक्ट मेथड लिखना चाह रहा हूँ या इनडायरेक्ट मेथड लिखना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने जब ऑर्डर फाइंड करना होता है ना कि मैंने किस ऑर्डर में अपने टॉपिक्स को लिखना है। ठीक है, आउटलाइन आप लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं कि आप लोगों ने टॉपिक्स को एक दफ़ा रिव्यू करना है और आप लोगों ने इस बात को यकीनी बनाना है कि मैंने एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर में ना ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ऑर्डर आप लोगों ने कैसे डिटरमिन करना है, आप लोगों ने अपने सारे आउटलाइन को देखना है और आपने माइंड में ये बात देखनी है कि जो भी मैंने अभी जो टॉपिक्स लिखे हैं इन लोगों की इन सारे टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस इक्वल है। ये तो नहीं है ना कि एक पॉइंट दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने पहले लिख दिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में लिख दिया है। नहीं, आपने देखना है कि जितने भी इक्वल इंपॉर्टेंस की जो पैराग्राफ है वो पैरेलल मैनर में होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने दूसरी बात ये देखनी है कि मैंने जो टॉपिक्स की मैंने जो सीक्वेंस बनाई है ये मेरी डेवलपमेंट मेथड के मुताबिक है या नहीं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट है तो आप लोगों ने इस बात को देखना है कि जो मेरे जनरल टॉपिक्स हैं वो पहले होने चाहिए, स्पेसिफिक बाद में होने चाहिए। अगर तो मैंने इनडायरेक्ट मेथड के मुताबिक लिखना है तो मेरे स्पेसिफिक टॉपिक्स पहले होने चाहिए और जनरल टॉपिक्स जो है वो बाद में होने चाहिए। फिर आप लोगों ने ये बात देखनी है कि जो मेरी सीक्वेंस जो मैंने टॉपिक्स की बनाई है उससे मेरे मैसेज में क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही।
चौथी चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो प्रॉपरली सीक्वेंस हैं या नहीं। ये तो नहीं है ना कि अनरिलेटेड टॉपिक्स, मतलब एक टॉपिक एक बात से रिलेटेड था वो लिखा हुआ है, अगले सेंटेंस में कोई और बात है तो फिर वो पहले वाली सेंटेंस से रिलेटेड वो तीसरे सेंटेंस में। नो, रिलेटेड टॉपिक्स आप लोगों ने हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखने होते हैं। और चौथी बात आप लोगों ने ये देखनी है कि जो भी मैं मैसेज जो है मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो जिस किस्म का मैसेज है, मतलब इंफॉर्मेशनल है, परसुएसिव है, जो भी है, उसके हिसाब से टॉपिक्स की सीक्वेंस ठीक है या नहीं। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का टाइप ऑफ मैसेज है ना, कि जिस किस्म का आप लोगों का मैसेज, जो मैसेज के आप लोगों की टाइप है, उसके साथ उस हिसाब से जो है ना आप लोगों की सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से जो है ना वो ऑर्डर को आप लोगों ने डिटरमिन करना होता है। तो आज का ये हमारा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। ये जो है ना ये वाली एग्जांपल्स होती है आप लोगों के वैसे पेपर में नहीं आती, वैसे आप लोगों को समझाने के लिए लिखी होती है। पढ़ना चाहें तो आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट जो है ना वो मेन थीम, वो चीज़ होती है जो आप लोगों को होना चाहिए, और वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगले जितने भी लेसन है ना वो ईजी हैं, छोटे छोटे उसके जो है ना वो बनेंगे हमारे लेक्चर्स। शुरू वाले जो थे वो मुश्किल भी हैं थोड़े टॉपिक्स, तो वो उनके जो है ना वो लेक्चर थोड़े ज़्यादा बने थे, क्योंकि उनमें जो है ना आप लोगों को उसमें कॉन्सेप्ट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनमें से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसके अलावा कभी वो क्वेश्चन भी पूछते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आंसर क्वेश्चन आते हैं उनमें से। जो आप लोगों के लेक्चर नंबर था ना, लेक्चर नंबर 19 से लेके और तकरीबन 25 तक, उसमें से कॉन्सेप्चुअल वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग वो ज़रूर लेक्चर सुनिएगा कॉन्सेप्ट आप लोगों का, ताकि सही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और उसके अलावा आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। जितने आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं आप लोग प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।